हेलो नमस्कार दोस्तों। टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग डेली आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें आज 27 नवंबर है 2025 और आज का जो हमारा टॉपिक है आंसर राइटिंग का वो है फूड इन्फ्लेशन और एयर पोल्यूशन। इसको हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इस टॉपिक को कैसे प्रश्न बन सकता है और इसका आंसर जो है शुरुआत कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चर हमारा होगा, है ना। तो इस पे हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो जो प्रश्न हमारा है फूड इन्फ्लेशन से, इसमें कि भारत में फूड खाद्य महंगाई या फूड इन्फ्लेशन में लगातार वृद्धि के कारण बताइए कि जो जो हमारे खाद्य हैं उसमें लगातार जो है उनकी प्राइस में, उनकी कीमत में जो है वृद्धि हो रही है ना। इनके कारण क्या है, साथ ही इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, इसका विश्लेषण कीजिए, है ना। तो फूड इन्फ्लेशन जो है क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण हैं, फिर इसके प्रभाव सामाजिक आर्थिक, है ना। तो मेन बॉडी में देखिए दो हमारे टॉपिक बन रहे हैं। एक तो कारण बताना है कि क्यों बढ़ रहा है ना, खाद्य महंगा क्यों हो रहा है, क्या कारण है और क्या प्रभाव इसके है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, इंट्रो क्या होगा हमारा। हम लोग लिखेंगे हाल के महीनों में भारत में खाद्य महंगाई निरंतर बढ़ रही है, जिससे दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जैसे सब्जियों की बात करें, दालें, दूध, अनाज, कॉफ़ी महंगे हुए हैं। यह महंगाई केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि एक सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा दे रहा है ना। तो केवल यह पर आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि सामाजिक जो है असमानता को भी बढ़ावा देने वाला मुद्दा है ना। और खाद्य महंगा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, मेन बॉडी में हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग ही यही बनाएंगे हम कि खाद्य महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं। तो पहला है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। इसमें क्या है कि वर्षा अनियमित है। हेडिंग में हम डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं कि अनियमित वर्षा, ठीक है, अनियमित वर्षा, हीट वेव, है ना, हीट वेव, फिर बाढ़, है ना। तो इस तरह हेडिंग डाल के हम जो है एक डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और इससे फिर एग्जाम्पल हम दे देंगे। एग्जाम्पल में हम लिख देंगे कि विशेष रूप से प्याज के ऊपर टमाटर, दालों की पैदावार घट रही है। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अगला अगला हम लोग देखते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो रहा है। मतलब जो फूड सप्लाई है उसमें कहीं न कहीं बाधा आ रहा है कि परिवहन लागत जो है बढ़ रहा है। इससे क्या है कि जो मंडी तक है वो सप्लाई चेन में क्या है देरी हो रही है और हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं है, जिससे वेस्ट हो रहा है ना। तो इस तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, तो इस पर भी हम इस तरह डायग्राम बना के लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, है ना। तो इससे क्या है हमारा प्रेजेंटेशन और बेहतर लगेगा, है ना। एक तो वेस्टेज की समस्या है ना, कि वेस्टेज हो रहा है क्योंकि हमारे पास भंडारण नहीं है ना। भंडारण की असुविधा लिख सकते हैं। फिर लागत ले सकते हैं, लागत, परिवहन लागत अधिक है। तो इस तरह क्या है कि सप्लाई चेन जो है हमारा जो है व्यवधान हो रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन पैटर्न है ना, जो उत्पादन का प्रतिरूप है उसका असंतुलन। जैसे एमएसपी जो है सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, उसका कुछ ही फसलों पर जैसे गेहूं पर, धान पर, अन्य फसलों पर एमएसपी नहीं दिया जाता। तो इससे क्या है कि कुछ फसलों को बढ़ावा मिलता है जबकि अन्य फसलों को नहीं मिलता है ना। तो इससे भी कहीं न कहीं फूड जो है की कीमतों में जो है देखने को मिलता है ना, उनकी कीमतों में वृद्धि देखने को मिलता है। इससे क्या है कि जब धान और चावल गेहूँ को ही अधिक महत्व दिया जाता है तो दाल और जो तेल हैं ये कहीं न कहीं कमज़ोर होते हैं। जब इनका सप्लाई कम होगा तो ये महंगे हो जाते हैं। वैश्विक बाज़ार में भी अस्थिरता एक कारण है, क्योंकि वैश्विक बाज़ार में क्या है कि कच्चा तेल, खाद्य तेल कहीं न कहीं हमारी कीमतों पर असर डालता है, क्योंकि इनकी जब कीमतों में उछाल होता है तो हमारे जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा आयात जो है महंगा होने लगता है ना। इससे घरेलू जो कीमतें हैं उसमें बढ़ जाता है ना। तो ये भी जो है खाद्य कीमतों बढ़ने के कारण है। अब इसके हम प्रभाव की बात करें, सामाजिक आर्थिक प्रभाव हेडिंग हम लोग डालेंगे। तो हम लोगों ने कारण देख लिया। कारण में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो हमारा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, महंगा हो रहा है क्योंकि अनियमित वर्षा है, हीट वेव, बाढ़ जैसी समस्याओं की वजह से। फिर आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान हो रहा है, परिवहन लागत बढ़ रहा है, भंडारण की कमी है ना। तो इससे देरी हो रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही नहीं है। फिर जो उत्पादन का प्रतिरूप है
उसमें कहीं न कहीं असंतुलन है, कुछ फसलों पे ही, कुछ क्षेत्रों में ही फोकस है ना? अगर भारत में हम बात करें तो इसमें मैप के माध्यम से भी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? कि कुछ क्षेत्रों में जो है धान का चावल हो रहा है, कहीं पे मोटे अनाज केवल हो रहे हैं कुछ। तो इस तरह कहीं न कहीं देखेंगे कि अगर एमएसपी दिया जाए तो जो है कुछ जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे केवल धान, गेहूँ उगाया जाता है, वहाँ पे तेल या जो है और जो अन्य फसलें हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। दालें, फिर वैश्विक बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कहीं पे कच्चा तेल और खाद्य तेल जब महँगे हो रहे हैं तो इससे हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था में आयात महँगा हो जाता है, कीमतें बढ़ रही हैं। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है? प्रभाव इससे क्या है कि प्रभाव में सामाजिक आर्थिक प्रभाव में हेडिंग डाल देंगे हम, लिखेंगे गरीबी और निम्न मध्यम वर्ग पर दबाव हो रहा है, जो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। इससे खाद्य बजट बढ़ने से अन्य आवश्यक खर्च प्रभावित हो रहा है ना? क्योंकि भोजन पे ही अधिक खर्च हो जाता है, जिससे अन्य जो गरीब हैं उस पे खर्च नहीं कर पाते, पोषण स्तर में उनकी गिरावट आ रहा है। जब महंगाई की वजह से वो संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? फिर ग्रामीण मांग कमज़ोर हो रही है, इससे ग्रामीण की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव है। सरकारी कल्याण योजनाओं का भार बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार जो है पीडीएस अन्य योजनाओं के माध्यम से जो है अनाज का वितरण कर रही है, इससे वित्तीय दबाव, फाइनेंशियल जो है प्रेशर हो रहा है सरकार के ऊपर, है ना? इसका समाधान की हम बात करें वे फॉरवर्ड में, तो समाधान में है कि हम फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहन दें। एमएसपी जो है जितना हो सके अधिक से अधिक फसलों पर दिया जाए। सप्लाई चेन जो है आधुनिकीकरण करने की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारी खाद्य खराब होती हैं उनको जो है सुरक्षित किया जा सके। और क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग ज़रूरी है कि जो क्लाइमेट के अनुकूल कृषि है उनको बढ़ावा दिया जाए। इंपोर्ट मैनेजमेंट किया जाए, बफर स्टॉक का निर्माण किया जाए। तो इस जो है तरह जो है हम कहीं न कहीं खाद्य की कीमतों में जो है कमी लाएंगे और इस तरह आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कंक्लूजन हम देखते हैं कि खाद्य महंगाई केवल आर्थिक अस्थिरता का संकेत नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय से भी जुड़ा मुद्दा है। दीर्घकालीन कृषि सुधार, आपूर्ति श्रृंखला मजबूती और जलवायु जोखिम प्रबंधन से ही भारत इस चुनौती को स्थायी समाधान पा सकता है ना? तो इस तरह हम समाधान जो है, लेकिन केवल आर्थिक वो नहीं चुनौती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा मुद्दा है। और दीर्घकालीन कृषि सुधार, आपूर्ति श्रृंखला मजबूती और जलवायु जोखिम प्रबंधन से ही भारत की चुनौती से समाधान किया जा सकता है, ठीक है? तो ये हमारा हुआ जो है फूड्स जो है इन्फ्लेशन से। अगला प्रश्न हमारा एयर पोल्यूशन से है। एयर पोल्यूशन देखते हैं कि भारत में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या और सरकार की उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए, है ना? तो जैसे एयर पोल्यूशन है, टॉपिक है कि भारत की जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखने को मिलता है ना? एक समस्या है, कारण क्या है उसके, फिर इसकी उपाय बताना है कि सरकार के द्वारा क्या इसके उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के इंट्रो में लिखते हैं कि भारत के कई शहर जैसे दिल्ली, एनसीआर सर्दियों में विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाते हैं। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सभी के लिए गंभीर चुनौती है ना? तो इंट्रो में शुरुआत करेंगे, फिर मुख्य भाग में हम देखेंगे कारण क्यों है कि वायु प्रदूषण जो बढ़ जाता है शीतकालीन में या कुछ शहरों में। पहला एक पराली जलाना, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का सीधा प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है। फिर देखेंगे कि दिल्ली क्षेत्रों में जो शहर क्षेत्र है वहाँ पे वाहन की बढ़ती संख्या और पुराने डीजल की गाड़ियाँ, है ना? तो वाहन उत्सर्जन के द्वारा भी कहीं न कहीं एयर पोल्यूशन होता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उनसे भी धूल निकलता है, जो शहरीकरण के कारण क्या है, बड़े पैमाने पर जो है डस्ट पार्टिकल जो है वायुमंडल में निकलते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि शहरों में ही औद्योगिक उत्सर्जन अधिक होता है ना? कई उद्योग जो प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों का अभाव होता है ना? तो इस प्रकार जो है औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से कंस्ट्रक्शन जो कार्य चल रहा है उसके वजह से जो है ना? और जो वाहन उत्सर्जन है उनके माध्यम से और पराली जलाना, तो ये सब प्रमुख कारण हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? तो इससे जो है एयर पोल्यूशन जो है शहरों में या दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में बढ़ रहा है। और इसके उपाय क्या है, सरकार ने वर्तमान में क्या उपाय अपनाए हैं? तो सरकार के उपायों की बात करें तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है शुरू किया है। इसके जो है AQI के अनुसार चरण पर प्रतिबंध करने की बात किया गया है। फेम स्कीम और EV पॉलिसी गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मॉग टावर्स का विकसित किया जा रहा है, जिससे क्या है सीमित प्रभाव वैज्ञानिक स्तर पर जो है लाभ हो रहा है इसका,
है ना। इसके प्रभाव तो सीमित है, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर लाभ जो है अभी संदिग्ध हैं। बायोडिकम्पोजर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पराली को खाद में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और अब इसकी हम देखते हैं कि क्या प्रभावशीलता है जो सरकार ने उपाय किए हैं, है ना। इसकी प्रभावशीलता देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अभी उतना बेहतर नहीं हो पाया है, कमज़ोर है। राज्यों के बीच समन्वय का अभाव है। उपाय अधिकतर अल्पकालिक और सीजनल नेचर के हैं। लॉन्ग टर्म क्लीन एयर स्ट्रेटजी की कमी है ना। तो ये हम देखेंगे कि मूल्यांकन में कि कहीं न कहीं इन चीज़ों की क्या है, कमी है ना। अब आगे की राह देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो क्षेत्रीय वायु प्राधिकरण, रीजनल क्लीन एयर अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए। पराली प्रबंधन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए। ईवी चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार बढ़ावा देना चाहिए, है ना। शहरी नियोजन में ग्रीन बफर को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से कहीं न कहीं एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये हुए कि क्या किया जा सकता है। अब आइए हम लोग मूल्यांकन देखते हैं, इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन यही हम लिखेंगे कि वायु प्रदूषण से निपटना केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन भागीदारी का विषय है। दीर्घकालिक वैज्ञानिक नीति और समन्वित प्रयास से ही भारत स्वच्छ वायु सुनिश्चित कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर का स्ट्रक्चर होगा कि कंक्लूजन कैसे होगा, है ना, वे फॉरवर्ड में क्या होगा, इंट्रो क्या होगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जब रेगुलर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे जो है आंसर के लिखने में सुधार होगा, कंटेंट में सुधार होगा, लिखने के स्ट्रक्चर में डायग्राम बनेंगे, मैप कहाँ पर प्रयोग करना है, डायग्राम कहाँ बनाना है, डेटा, है ना। इन सब जो अपडेट कह सकते हैं कि टॉपर्स के जो आंसर हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं आएगा कि जब हम साथ ही साथ टॉपर्स का भी आंसर कॉपी चेक करेंगे, है ना, तो कैसे जो है और बेहतर किया जा सकता है, कहाँ पे डायग्राम का प्रयोग करें, कहाँ डेटा का प्रयोग करें, है ना, रिपोर्ट कहाँ पे करें, तो कहाँ पे मैप का प्रयोग करें। ये सब चीज़ें समय के साथ धीरे धीरे सुधार होंगी। तो यदि हमारा प्रयास आप सबको बेहतर लग रहा हो और इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे एक हमको मोटिवेशन मिले और बेहतर कंटेंट और बेहतर प्रयास करें आप सब तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।